वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस का चैप्टर। इसमें हमने हमने बहुत सारी जो थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो सारी पढ़ ली हैं। आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं कि आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था, बुद्धि की मापनी कहाँ पर हुई थी, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, अल्फा बीटा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको सारी थ्योरीज जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो पढ़ा दी हैं। अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीडीपी एस्टेट सीडीपी के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, वहां से जाकर आप चेक करेंगे तो आपको ये सारी क्लासेस वहां पर दिखाई देंगी। इसके साथ साथ ये क्लास आपके पीआरटी के लिए, पीआरटी के साथ साथ टीजीटी और टीजीटी के साथ साथ ये आपके पीजीटी, तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इससे पहले देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जो हमने कहाँ तक पढ़ा था ये सारा हमने जान लिया था, सारा पढ़ लिया था। स्पीयरमैन की थ्योरी पढ़ ली थी, सैमसन की थ्योरी पढ़ ली थी, ठीक है, सैंपल थ्योरी पढ़ ली थी हमने। इसके साथ साथ गिलफोर्ड की थ्योरी हमने पढ़ ली है। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में रिवाइज भी हम कर चुके थे। आज की क्लास में हमने आईक्यू का कंसेप्ट पढ़ना है। यहां तक ये अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट भी मैं आपको पढ़ा चुकी थी। तो अब हम कौन से पेज पर आ गए हैं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ से आज हमें पढ़ना है। ये 2-3 ही पेज हैं शायद, और ये आपकी ज्यादा लेंथी क्लास भी नहीं है, बट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले जो पॉइंट है ना ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि जीनियस बच्चा कौन सा होता है, सुपीरियर कौन सा होता है, गॉड गिफ्टेड बच्चा कौन सा होता है। तो ये सारे के सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तभी हमारा इसको पढ़ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें से आपको आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, बिने ने एक इंटेलिजेंस स्केल बनाया था जिसके आधार पर बच्चों को उनके आईक्यू के लेवल पर अलग अलग डिवाइड किया गया। यहाँ पर सबसे पहले जो आईक्यू लेवल लिखा है वो मैंने 140 लिखा है, क्योंकि जो 140 आईक्यू वाले बच्चे हैं वो सबसे सुपीरियर हैं, सबसे ऊपर हैं। सुपीरियर नहीं कहेंगे हम, सबसे ऊपर, या हम उन बच्चों को कहेंगे कि ये बच्चे कैसे हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हैं, ठीक है, या प्रतिभाशाली भी हम इसे कह देते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ये बच्चे कैसे हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, इन्हें हम जीनियस कहते हैं। यानी कि बच्चे क्या हैं, विद्वान हैं। क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका आईक्यू 140 प्लस या 150 प्लस के आसपास पाया गया था, तो वो जीनियस थे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईक्यू उन्हीं का था। इसके साथ साथ ये यहाँ पर अब सबसे पहले जीनियस बच्चे वो होंगे जिनका आईक्यू लेवल कितना है, 140 के आसपास है, ठीक है। 140 या उससे ज्यादा है, वो कैसे बच्चे होते हैं, जीनियस बच्चे होते हैं। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं कि बच्चे कैसे हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, इन्हें हम क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। ये एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कौन होते हैं या फिर जीनियस बच्चे कौन होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 होता है। मैंने आपको कल आईक्यू का फॉर्मूला भी बताया था। मैंने आपको कहा था कि जो ये इंटेलिजेंस क्वोशेंट है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है MA/CA, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। MA होता है मेंटल एज और CA क्या होता है, क्रॉनिकल एज होता है। MA का मतलब मेंटल एज वो है कि उसकी उतनी एज नहीं है जितनी एज का वो काम कर रहा है। अगर जिसका मेंटल एज ज्यादा है वो उतना ही क्या होगा, आईक्यू उसका उतना ही ज्यादा होगा। अगर किसी का मेंटल एज बहुत कम है तो उसका आईक्यू उतना ही कम होता है। अब यहाँ पर इसका मेंटल एज ज्यादा है तो इसका आईक्यू भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और वो बच्चा कैसा होगा, जीनियस चाइल्ड होगा। तो यहाँ पर जीनियस चाइल्ड वो होते हैं जिनका आईक्यू 140 होता है, इन्हें हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में वेरी सुपीरियर चाइल्ड आते हैं। वेरी सुपीरियर जो बच्चे हैं उनका आईक्यू 120 से 139 के बीच में होता है। कहीं कहीं पर आपको ये 1 डिजिट या 2 डिजिट जो है वो ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर बुक में इनको अलग अलग लिखा गया है। कहीं पर 1 पॉइंट बढ़ाकर लिखा गया, कहीं 1 पॉइंट कम करके लिखा गया। तो वेरी सुपीरियर चाइल्ड वो होंगे जिनका आईक्यू लेवल 120 से 139 के बीच में होता है। तो ये बच्चे भी बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, ठीक है। तो वेरी सुपीरियर जो होंगे उनका आईक्यू कितना होगा, 120 से 139 के बीच में होता है। और जो जीनियस होते हैं उनका आईक्यू मैंने भी आपको बताया कितना था, उनका आईक्यू 140 था। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट पर वैसे बच्चे आते हैं जिनका आईक्यू जो है वो 1110 से 119 के बीच में होगा।
तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये बच्चे कैसे सुपीरियर बच्चे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये यहाँ पर ये जो आप आईक्यू लेवल देख रहे हैं ये कितना होगा, 110 से 119 होता है। तो ये सुपीरियर में आ जाते हैं, वेरी सुपीरियर नहीं है, ये कैसे हैं, सुपीरियर है। इसके साथ साथ वेरी सुपीरियर 120 से 139 के बीच में है। ये मैं इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको रिकॉल कर पाए, आपको ये आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए। इसके बाद एवरेज बच्चों की बात कर लेते हैं। तो एवरेज में आपके 90 से 109 के बीच का आईक्यू लेवल पाया जाता है। ये बच्चे कैसे होते हैं, एवरेज होते हैं, ना ज़्यादा डल होंगे ना बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे, तो ये एवरेज की लाइन में आते हैं। आपको मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो एवरेज चाइल्ड देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर डल जो है वो 80 से 89 वाले क्या होते हैं, डल होते हैं। ये एक बार एचटेट में पूछा था, ये प्रीवियस ईयर है, एचटेट में पूछा गया था कि बॉर्डर लाइन वालों का जो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है। तो 70 से 79 पर कौन आते हैं, बॉर्डर लाइन के बच्चे आते हैं जो बॉर्डर पर है। तो ये PYQ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद ये मोरोन वाला जो है, मोरोन वाला भी शायद एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो ये मोरोन चाइल्ड जो है इनका आईक्यू लेवल कितना होगा, 50 से 69 के बीच में होगा। तो ये भी याद रखना है, ये बॉर्डर लाइन से नीचे के होते हैं और मतलब इनकी कंडीशन ना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो इनका आईक्यू 50 से 69 है। इमिसिबल चाइल्ड होते हैं 20 से 40, मतलब ऐसे होंगे जो बहुत सही नहीं होंगे, अपना काम करने में थोड़े सक्षम नहीं होंगे, बहुत कम टाइप में काम कर पाते होंगे। इडियट होते हैं जिनका आईक्यू बिल्कुल 20 से कम है, जिनकी कंडीशन जो बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब वो अपना काम, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उठकर अपना खाना नहीं खा पाते, कपड़े नहीं पहन पाते, कुछ भी काम नहीं कर पाते, तो उन्हें इडियट वाली रेंज में रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कुछ आईक्यू लेवल्स पढ़े हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि याद करना हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो आपने इसको ऐसे पढ़ लिया, आपने फटाफट क्लास देख ली, लेकिन आपने उसको याद नहीं किया, तो उसका फायदा ही क्या है उस क्लास को देखने का। तो इसलिए ना मैं आपको बार बार रिपीट कराती हूँ ताकि आप उस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर पाए, आप रिकॉल कर पाए, आपको वो चीजें याद हो जाए क्लास को देखती। तो जीनियस बच्चे भी हमने पढ़ा है, जीनियस का आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। वेरी सुपीरियर जो होंगे वो इस रेंज में होते हैं, यानी इससे एक कम होगा तो 139, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 120। तो वेरी सुपीरियर वालों की रेंज 120 से 139। अब यहाँ पर एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 119, यहाँ पर क्या आ जाएगा 110। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे तो ये 110 में से -1 करेंगे तो 109। एवरेज वाले कितने होंगे, 90 से 109 के बीच में होंगे। इसके बाद डल की बात कर लेते हैं, तो डल वाले 80 से 89 के बीच है, फिर यहाँ पर 79 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉर्डर लाइन पर 70 हो जाएगा। तो बॉर्डर लाइन वाले 70 से 79, मोरोन वाले 50 से 69, इमिसिबल 20 से 40, या फिर आप 39 भी कह सकते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर इडियट चाइल्ड है वो बिलो 20 होते हैं। तो ये सारी की सारी रेंजेस आपको याद करनी है। पहले हमने 140 पढ़ी है, 140 के बाद हमने 139, यहाँ पे 120 पढ़ा। इसके बाद फिर हम आ गए 119 पर, यहाँ पर हमने 110 पढ़ा। इसके बाद हम आ जाएंगे 109 पर, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा है 100। ठीक है, 100 के बाद हम यहाँ पर 100 ही पढ़ा था ना, एक बार देख लेते हैं, सॉरी 100 नहीं था 90 था। तो 109 और यहाँ पर हमने पढ़ा था 90। ठीक है, तो यहाँ पर 90 पड़ा, 90 के बाद फिर एक कम किया तो 89, फिर यहाँ पर 80 हो गया। फिर इसके बाद 79 और 70 बॉर्डर लाइन पर आ गई। बॉर्डर लाइन के बाद 69 से 50 मोरोन चाइल्ड पर, मोरोन के बाद इमिसिबल, इमिसिबल के बाद में हम किस पर आ जाते हैं, इडियट की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, इडियट वाली रेंज पर आ जाते हैं। तो यहाँ तक की जो आईक्यू रेंजेस हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम पढ़ लेते हैं इंटेलिजेंस जो वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। ये मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, तो वहां से भी कुछ पॉइंट जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इंटेलिजेंस शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना। आप किसी चीज को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, कहाँ पर कितने अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कहीं पर एडजस्ट करने की, या किसी चीज को अडेप्ट करने की, या किसी चीज को सीखने की, वो सब किस में आता है, इंटेलिजेंस में आता है। तो एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। आपसे पूछा जा सकता है इंटेलिजेंस कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, क्या करना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना या फिर समझना। इसके बाद यहाँ पर ये अब मैंने कुछ लिखा है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पहले जो बुद्धि है उसको लेकर क्या क्या अवधारणाएं रही थी, और आज जो इंटेलिजेंस है उसको लेकर क्या अवधारणाएं हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी ध्यान से सुनना।
इसके बाद जो लास्ट पेज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण की हम बात कर लेते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्राचीन मान्यताएं ऐसी थी कि बीज के अनुसार वृक्ष तथा फल उत्पन्न होते हैं, परंतु आधुनिक काल में व्यवहारवादियों ने वातावरण को महत्व दिया है। इनका कहना था कि जैसी आपकी जेनेटिक, जैसे आपकी हेरिडिटी होगी, आप क्या करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बाद में जो व्यवहारवादी थे उनका कहना था कि ये जो बातें हैं ना, ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। इसके बाद वॉटसन ने कहा कि मुझे कोई भी बालक दे दो। तो ये वॉटसन थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनका कहना था कि आप मुझे कोई भी बच्चा ला कर दे दो, मैं उसे जैसा चाहूंगा वैसा ही बना दूंगा। मतलब जैसा मेरी मर्जी जैसी होगी मैं उसको वैसे ही ढाल दूंगा। मनुष्य में विभिन्नताओं का मुख्य कारण वातावरण है, या वंशानुक्रम विज्ञान में इसके अध्ययन की शुरुआत किसने की? डार्विन ने। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बच्चा होता है या कोई भी मनुष्य है, उसमें जो विभिन्नताएं होती हैं, जो भी मतलब डिफरेंट इंडिविजिबिलिटी होती है, उसका मेन कारण क्या देखने को मिलता है? उसका एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, उसका वातावरण देखने को मिलता है। लेकिन जो ये वंशानुक्रम की बात है, ये किसके द्वारा की गई थी? डार्विन के द्वारा की गई थी। जब हम साइंस में पढ़ते हैं ना, तो ये सब डार्विन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। लेकिन अगर मनोविज्ञान की बात की जाए, आपकी साइकोलॉजी की बात की जाए, तो यहाँ पर जो शुरुआत है वो किसने की है? गाल्टन ने की है। तो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट भी किसने दिया, मतलब इसके ऊपर सबसे पहले काम किसने किया है? वो गाल्टन ने किया है। और फादर ऑफ इंटेलिजेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे? गाल्टन टिक करेंगे। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी कौन है? गाल्टन है। मनोविज्ञान में इसकी शुरुआत भी किसने की है? गाल्टन ने की है। तो आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब यहां पर ये मैंने अलग पॉइंट लिख दिए, ये शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे जब मैंने आपको सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ाया था। तो मैंने यहाँ भी इसको ऐड कर दिया है। यहाँ शायद थोड़ा मॉडिफाई करके ऐड किया होगा मैंने यहाँ पर, हाँ इसको थोड़ा सा बढ़ाकर ऐड कर दिया है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वेरिएशन वाला नहीं आया था, रिग्रेशन वाला आया था, ठीक है। रिग्रेशन वाला मैंने आपको बताया था कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनके बच्चे उनसे कम रह जाते, तो वो रिग्रेशन में चला जाता है। ये वाला PYQ में आया हुआ था, रिग्रेशन वाला। तो आप सब इनमें से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान से सुन लेना है। यहाँ पर सबसे पहला है लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि भिन्नता का नियम क्या कहता है। जैसे आपको पता है जीन्स क्या होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं, अतः एक ही माता पिता की संतानों में क्या होती है? भिन्नता होती है। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है, जैसे आपके जो सिबिलिंग्स होंगे वो क्या होंगे? आपसे अलग होते हैं। तो ये बात यहाँ पर, ये लॉ ऑफ वेरिएशन का सिद्धांत है, भिन्नता का नियम है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको एक जैसा दिखाई देगा या उसकी क्वालिटीज जो है वो एक जैसी होंगी। अब जैसे जुड़वा बच्चे हैं तो जुड़वा भी क्या होते हैं, उनकी जो नेचर है वो दोनों का नेचर क्या होता है? अलग होता है, सेम टू सेम आपको वो भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएशन का सिद्धांत कहता है कि जीन्स जो है वो सबके अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं, परंतु एक ही माता पिता की संतान होने पर भी क्या होती है? उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके बाद लॉ ऑफ रिग्रेशन जो है ये PYQ है, इस पर मैंने लिखा भी है, यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी पड़ा है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स भी कराऊंगी जब हमारी ये थ्योरी के सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि हो सकती है, ये यहाँ पर पूछा गया था कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन वो बच्चा जो है उनसे पीछे रह गया है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ रिग्रेशन का सिद्धांत था, यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, रिग्रेशन वाला इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम के वाहक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। रंग, रूप, हाइट, चौड़ाई, अन्य भौतिक और मानसिक गुणों का निर्धारण जीन्स के द्वारा होता है। तो ये तो जैसे आपके आईज का कलर है, हेयर का कलर है, हाइट है, ये सब किसके द्वारा निर्धारित होंगे? आपके जीन्स के द्वारा निर्धारित होंगे। और ये स्टैटिक होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। जो एनवायरमेंट है वो कैसा होता है? चेंजेबल होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर रह सकते हैं, लेकिन हमारे जो आंखों का कलर है, ठीक है, जो हमारी हाइट है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो हमें हमारी हेरिडिटी से मिला है, हमारे जीन्स से मिला है।
अब जो वातावरण है वो कैसा होता है, एक यहाँ पर भौतिक हो सकता है और मनोवैज्ञानिक हो सकता है। भौतिक में यहाँ पर फैसिलिटीज आती है, मनोवैज्ञानिक जो माइंड से रिलेटेड होगा। भौतिक में ये होगा कि आपको कैसा मतलब एनवायरमेंट, जो आपके पास में कैसी फैसिलिटीज रही हैं, आपके आसपास का वातावरण कैसा था, क्या आपको प्रॉपर मतलब हर चीज की सुविधा थी या नहीं थी। उसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, यानी कि आपका जो आसपास का एनवायरमेंट है, आप स्ट्रेस फ्री हैं या आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये सब साइकोलॉजिकल में आ जाता है, मनोवैज्ञानिक में आ जाता है। तो ये दोनों ही वातावरण जो है वो आपको प्रभावित करते हैं। घर का वातावरण बुद्धि को 25% तक क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है आपके होम का, आपके घर का एनवायरनमेंट आपको कितना प्रभावित करेगा, 25% तक आपको प्रभावित कर सकता है। वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये याद रख लेना है। वुड्सवर्थ में से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो वुड्सवर्थ के विचार यहाँ पर इनका कहना था कि जैसे गोभी और टमाटर के बीज जो है उनको पास पास बो देंगे तो भी समान वातावरण देने से गोभी के बीज से हमें गोभी मिलेगी और टमाटर के बीज से टमाटर ही पैदा होगा, अर्थात वातावरण जरूरी है। ठीक है, तो इनका कहना था कि गोभी और टमाटर के बीज को अगर आप बिल्कुल पास एक ही जगह पर बो देते हैं तो भी क्या मिलेगी वहां से, तो भी वहां से गोभी के बीज से गोभी आ जाएगी और टमाटर के बीज से टमाटर उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वुड्सवर्थ वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान ना होकर गुणा होता है, मतलब इन्होंने जोड़ दिया चीजों को, इनकी जो डेफिनेशन थी वो कहीं ना कहीं सही नहीं मानी गई। लेकिन यहां पर क्या कहा गया कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है इससे मिलकर क्या बनता है आपके, जो मतलब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है, एडिशन नहीं होता है। भ्रूण में क्रोमोसोम जो है वो कितने होते हैं, 46 होते हैं और यहाँ पर पेयर 23 होंगे, मेल में XY एंड फीमेल इज XX। ये मैंने बस यहाँ पर इसको ऐड कर दिया था, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा हमारी आज की क्लास में इंटेलिजेंस का जो टॉपिक था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। 18 पेजेस का PDF था जिसमें पूरी की पूरी मैंने आपको इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो सारा क्लियर करा दिया है। सारी थ्योरीज मैंने आपको इंटेलिजेंस से रिलेटेड पढ़ा दी हैं। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका रहना नहीं चाहिए, आपने इंटेलिजेंस का टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया है। यहाँ से हमारी शायद 4 क्लासेस में जाकर इंटेलिजेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसमें मैंने आपको सारी की सारी थ्योरीज पढ़ा दी हैं, जितनी भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी थी, सारा IQ का कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ा दिया है। इसके साथ साथ जैसे जो भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हुए जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे वो भी हम सारा पढ़ चुके हैं। तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। शायद 12 to 13 क्लासेस हमारी जो है वो CDP की हो चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई नेक्स्ट थ्योरी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और इसके बाद जैसे कोई कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, आपका जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कराऊंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, तैयारी करते रहें। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आगे आने वाले टाइम में 2-3 दिन में मैं आप यहाँ पर अपने चैनल पर हरियाणा GK की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। अगर मान लो कोई PRT का स्टूडेंट है तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। अगर आपको EVS करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। EVS के लिए अगर मेरे पास अगर ऐसे ज्यादा बच्चों के मैसेज आएंगे तो मैं EVS भी करा दूंगी। अदरवाइज हरियाणा GK तो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी, या मंडे से हम हरियाणा GK स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हमारे टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।